रात को हार्ट अटैक हुआ, बंदा ही मर गया। सुबह आप कब्रिस्तान में गए पड़े, पता नहीं उधर हूर मिले कि सूर मिले, पता नहीं केले मिले, उधर सेब मिले, जन्नत में दूध की नहरें मिले कि नहीं मिले। बहुत सारी मुझे शिकायत ये भी आई है, और यार ये तो बेईमान हकीम है, कितने तू फंस गए, कितने ना पिए तू। मैंने इंटरव्यू करना था, मैंने कहा यार मुझे कोई राब्ता नंबर बता दो, कुछ भी बता दो। वो कहीं नहीं यार ना, मुझे दफा कर। आपको नहीं पता कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। शहजाद हकीम लुहा पाड़ जो है कोई ऐसा कोई फरिश्ता बंदा है कि 1000 बंदा जाएगा, 1000 ठीक हो जाएगा, 1000 में से 100-200 लुढ़क भी जाएंगे। क्या इलेक्शन में आने के भी कोई चांसेस हैं? आप इलेक्शन लड़ेंगे? आप आइंदा वज़ीर-ए-आज़म के सामने बैठे हैं, बहुत जल्द आपकी शादी हो जानी है, बाल बच्चे टें पें शें, और इधर नौकरी और उधर, और बीवी ने कभी खुश नहीं होना आपसे, ठीक है। आप उसके पीछे खुश करने पे मत देखिए। आपको डिप्रेशन पता है नौजवानों को कब होती है? जब ये ऐसे बंदे को खुश करने पर लगे होते हैं जिसने भाई उसकी आदत है, कुत्ती आदत है, उसने खुश नहीं होना। उस लड़की ने, BZU वाली ने, पप्पू बच्ची ने खुश नहीं होना आपसे, वो नहीं होना तो ना हो, ठीक है। आप क्यों उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं? जिसने आपसे राज़ी होना है उसने राज़ी हो जाना है। तो आपको डिप्रेशन, हमारे पाकिस्तानियों में इधर डिप्रेशन के मरीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मेरे पास जो मरीज़ आए होते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, उनमें से भी यूँ कहें कि तकरीबन 50% लोग यहाँ डिप्रेशन के ही मरीज़ होते हैं, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। तो वो डिप्रेशन क्यों होती है? डिप्रेशन इसलिए होती है कि आप एक ऐसे बंदे को राज़ी करने पर लगे हुए हैं जिसने राज़ी नहीं होना। तो आप वो स्ट्रगल छोड़ दें, आप नींद करें, पुरसकून रहें, ठीक है। उसकी परवाह मत करें जो आपसे खुश नहीं है, आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। और बाकी आपको जवानी मिली है, ताकत मिली है, आप इंजॉय करें जैसे मैं करता हूँ। सर ये बताएं मुझे, आप वाकई ही आखिर में क्या कहा था, मुझे क्यों बुलाया? ठीक है, मुझे स्टूडियो में बुलाया है तो मेरे साथ आप गपशप कर लें, बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना बुलाते आप मुझे, आपको नहीं पता कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। बोलने बैठूंगा तो अपनी मर्जी से चुप करूंगा, आपके कहने पे चुप करूंगा। ये प्रोग्राम ऐसे खत्म हो जाएगा, ये कैमरा ऐसे बंद हो जाएगा, आप कहेंगे चल बे चल, तेरा काम वक्त मुक गया। बिल्कुल भी नहीं कहेंगे हम बिल्कुल भी। आप आइंदा वज़ीर-ए-आज़म के सामने बैठे हैं, आप यूँ सोचें, यूँ अपने अंदर तसव्वुर बांधें। क्या समझते हैं जो ईरान ने धमाके किए हैं, तो अब क्या किस तरह की सूरत? पाकिस्तान होता तो मैं 2 गट्टू एटम बम के भर के यहाँ से थैले पूरे हो जाते, तो रात इधर से चोर रस्ते से भिजवाता उधर ईरान में, और ईरान को कहता है वैसे तो 400 गोले तूने फेंके हैं, मर तू 1 एटम बम फेंक, ठीक है। लेकिन इनमें जुर्रत नहीं है। ईरान एक मुस्लिम मुल्क है कि नहीं है? है कि नहीं? जायली मदद वाले लोग वहाँ पर हैं कि नहीं है ना? वो मारे जा रहे हैं। उन्होंने एक जुर्रत का काम किया, उन्होंने इसराइल पे ठोका, ऐसे ऐसे बम ठोका है उन्होंने, ठीक किया है। आई लव यू ईरान। सर बात यह है कि अब पाकिस्तान का काम है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल ने क्या नहीं किया। अब इनका काम है कि चोर रास्ते से एटम बम उधर इन पठानों को दें, ठीक है। इनसे कहें भी ये बॉर्डर क्रॉस कराओ, उधर दे कराओ ईरान को, उधर से वो इधर ऐसे लोड करे और कह रहे ढस, बात खत्म, मरवाए उनसे, आप खुद पीछे बैठा रहे। ये पाकिस्तान का काम है। बिल्कुल पाकिस्तान से अगर ऐसा नहीं होता तो 2 दिन के लिए मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें, तमाशा देखें। फिर मैं देखता हूँ कि कौन होता है जो हमारे सामने खड़ा होता है। अभी तो आप फ्यूचर के बनने जा रहे थे, अब आप हाल के भी उधार मांग रहा हूँ। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उधार के लिए 2 दिन के लिए मुझे दे दें, तमाशा देखें, सारी दुनिया आपके घुटनों में ना पड़ी हो। अच्छा, बाद लोग पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ईरान ने ठीक नहीं किए, ये हमले नहीं करने चाहिए थे। क्या समझते हैं? कमाल करते हैं यार, कुछ लोगों ने कहा है ना, उन्होंने बेवकूफ़ हैं वो। दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, असली दुश्मन है। आप उसको ठोकें, आप जब तक उसको मारेंगे नहीं, आपकी रूह को तस्कीन नहीं आएगी, तसल्ली नहीं आएगी। कंपटीशन इसी का नाम तो है, मुकाबला इसी का नाम तो है, जंग इसी का नाम तो है। हिटलर ने क्या बोला था? उसने कहा था सबसे जो खूबसूरत डिफेंस है आपका वो जंग है। बंदा आपको आंखें देख रहा है ना, टिका के उसको फायर मारें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसको थप्पड़ पासू चाटा नहीं, चाटा क्यों हुआ मैंने ना, लूहा पाड़ नहीं खड़ा तोरे, इवें चाटा हुआ वैसे, नो प्रॉब्लम। सही। अच्छा सर, सियासतदानों में कौन सा सियासतदान आपको पसंद है? शहजाद हकीम लूहा पाड़। खुद से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करता हूँ। तो दानिया शाह से नहीं करते? कमाल करते हैं, वो तो मेरी जान इधर पड़ी हुई है, इधर उससे करता हूँ मोहब्बत। अच्छा, तो अभी तो आप उधर चले गए। कमाल करते हैं उसमें और मुझे। मैंने सियासतदान का पूछा था। मेरी बात सुने, अगर दानिया की और मेरी इश्क कहानी पूछते हैं, उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, तिल बराबर भी फ़र्क नहीं है। वो मेरी हर चीज़ की मालिक है, ठीक है। उसके ख़िलाफ़ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे और रियल वाली करता हूँ, ठीक है। और वो मेरे दिल की धड़कन है, थी और रहेगी। अच्छा, अब आमिर लियाकत साहब की जो अहलियाँ हैं सर, जो अहलियाँ हैं, उन्होंने अब केस शुरू कर दिया है। मेरी बात तो सुने सर, मेरी तो सुने सर, मेरी तो सुन लें। जी, मेरी बात सुन लें। किसी का नाम क्यों लेते हैं सर? उनकी अहलिया ने अब केस शुरू कर दिया कि जिसने जो वीडियो तस्वीरें वायरल की थी, मैं उनके खिलाफ ऐसे एक्शन लोगी, उसे पता चलेगा। तो उनका सीधा जो तीर था, वो जो निशाना था, वो किस साइड पे था आप नहीं समझते सर? किस साइड पे था सर? वो दानिया शाह की तरफ था। और कहाँ होना? तो 1.5 साल में कुछ नहीं कर सकी तो अभी क्या हो जाएगा? तो अब क्या पड़ेगा? अभी क्या हो जाएगा? वो जाए सबूत लेकर आए, उधर FIA में पेश हो। दानिया तो जा रही है हर पेशी पर, पेश नहीं हो रही, वो कहीं वांटेड हो गई है।
तो ले आए ना सबूत, कौन से मोबाइल में वो बने, किसने वायरल करे, कहाँ से वायरल हुए, क्यों हुए, वो बातें उधर अदालत में हैं। हम लोग अदालत में जा रहे हैं, अदालत जो कोर्ट फैसला करेगी दानिया भुगतेगी। सही। अच्छा सर, आपने गाड़ी ली, आपकी गाड़ी का चालान किया गया जी, गाड़ी रोक दी गई, बंद कर दी गई, ठीक है। वो क्या सिस्टम था? आपके इतने ताल्लुकात, इतने लोग जानने वाले, आपके इतने क्लाइंट बड़े बड़े, आपने इतने मतलब उनके इलाज मुआवजे किए, उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी नहीं छूट पाई? की बीवी का सुना है आपने, उसने 5 बंदे लताड़ दिए हैं, किधर है वो? कोई बता सकता है मुझे? ये जो कानून बनाया ना, ये गरीब आदमी के लिए बना है, पावरफुल के लिए कोई कानून नहीं है। मेरा डाला, मेरा ड्राइवर लेकर आया था इधर वो टोयोटा शोरूम पर, उसकी मेंटेनेंस के हवाले से। मैंने कहा यार इसको सेट करा के, वो थोड़ा आवाज़ कर रहा है। तो रास्ते में जनाब उधर पकड़ लिया उन्होंने, एक्साइज वालों ने। हाँ जी, इसकी नंबर प्लेट नहीं लगी। उसने कहा जी लोहा पाड़ कर डाला है। उसने कहा जी अब तो ज़रूर लेकर जाएंगे दफ्तर, इसको बंद करेंगे, इतने बड़े आदमी का डाला है। ड्राइवर ने मुझे जाकर बताया, वो कह रहे थे इतने बड़े आदमी का डाला है, उसको हम ब्लैकमेल कर लेंगे। मैंने कहा तुम बंदे को तुम्हारे नाल पुराना वैर आई, हो सकता है वो आया हो, मैंने उसको माजून दी हो, माजून के साइड इफेक्ट आ गए हो सकता है। तो जो वो बंदा पकड़ के चला गया, हम जाकर गाड़ी उसने बंद कर दी। हकीम साहब को बुलाएं जी। मैंने कहा जी क्या हुआ है? जब बुलाने की बात की, मैंने क्यों हूँ, मैं इधर बैठ रहा हूँ, इधर लाखों रुपए कमा रहा हूँ अपने दवाखाने पर बैठकर, मैं उधर क्यों हूँ? कहते हैं जी इधर डॉक्यूमेंट्स का मसला है, और वो कहते हैं जी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई तो ये डाला इसलिए बंद कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा डाला बंद कर दिया? कहते हैं हाँ। मैंने एक दो के भी किसी DSP को, कभी फलाम को फ़ोन किया, उन्होंने कहा चलें आपको बताते हैं। और मैं आग बगोला बंदा, भाद हमारा आदमी, बहुत तेज़ आदमी हूँ इस हवाले से। उन्होंने कहा बताते हैं। मैंने कहा 15 मिनट है आपके पास, मुझे बताएं मेरी गाड़ी बाहर आ रही है, येस या नो। 15 मिनट बाद गाड़ी बाहर नहीं, आधा घंटा गुजरने के बाद फिर मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। मैंने कहा किधर है? कहते हैं उधर एक्साइज में खड़ा हूँ। मैंने कहा कितने पैसे मांगते हैं? कहते हैं 8 लाख मांगते हैं। मैंने कहा अकाउंट नंबर भेजो। उसने अकाउंट नंबर भेजा, मैंने ऐप में से 8 लाख ठड़क मुँह पे मारे। ठीक है, मैंने कैसे को नंबर लगा के गाड़ी मेरी छोड़ दें। बंदे एक दो मैंने भेज दिए। कहने का मकसद ये है कि मेरे पास जो है ना वो बाबा टोपी वाला, वो ज़्यादा ताकतवर है इन सब से। पैसे में जो ताकत है ना वो किसी आपके यार में, किसी दोस्त में, किसी फलां अफसर में नहीं है। पैसे दो, आगे निकलो। ये तो लोग कहते थे कि पैसे में वाकई ताकत है, या मतलब ऐसे सुनते थे, तो ये बात वाकई सच हो गई है कि पैसे के बगैर नौजवानों को चाहिए कि पैसे कमाएं, नौजवानों को चाहिए गैरत खाएं, नौजवानों को चाहिए कि वो वक्त याद रखें जब उनकी अम्मा बीमार होती है, वो उसको लेकर स्ट्रेचर पर फिर रहे होते हैं और सरकारी अस्पताल ढूंढ रहे होते हैं। हमारे मुल्क में कहाँ है अस्पताल? है ही नहीं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आते हैं, तनख्वाह लेने के लिए आते हैं, लूटने के लिए आते हैं, और मरीजों को उधर प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए उधर बुलाने के लिए आते हैं कि इधर से ये मेरा प्राइवेट अस्पताल का नंबर है, शाम को 4 बजे उधर आ जाना। भाई क्यों, तेरा इतना मर गया कोई तो सरकारी अस्पताल इलाज नहीं कर सकता? तेरी भेड़ बीमार होवे तो सरकारी अस्पताल इलाज नहीं करता? तेरी माँ बीमार होवे तो सरकारी अस्पताल उन्होंने नहीं लेके आंदा? तो गरीब बंदे उधर शिफ्ट क्यों करते हैं, रेफर क्यों करते हैं? मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो इशू है, मेरा जो आगे मेरा जो यूँ कहें कि बात है, मैं जो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा हूँ, मेरी जो सोच है, मेरी जो पार्टी है, तो ये सरकारी अस्पताल प्राइवेट ये बंद कर दूंगा मैं सारे। ये सारे सरकार दाखिल होंगे। नवाज शरीफ का इलाज जो होगा वो इधर सरकारी में होगा, उधर बाहर नहीं होगा। इमरान खान का इलाज होगा इधर सरकारी में होगा। तेरा इलाज होगा किधर होगा? इधर सरकारी में होगा ना। हुकूमत में मैनेज करेगी, हुकूमत देखेगी। प्राइवेट मेरा तो वैसे इधर ही हो रहा है सर। वो हो रहा है तो चलो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा इलाज किधर होगा? सरकारी में। ये जो स्कूलों के बच्चों के साथ जो मतलब होता है फ़र्क, तफरीक होती है, नफ़ी होती है। एक बच्चा जा रहा है जनाब निशात पब्लिक स्कूल में, दूसरा बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में। क्यों भाई? ये निशात भी हो जाएगा सरकारी, इसको भी सरकारी करवाऊँगा, सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। ये 2 इदारे अगर आपके ठीक हो जाते हैं, सेहत वाला और एजुकेशन वाला, ये बराबर अगर हो जाते हैं तो आपकी बेजा बेजा है, और ये हो जाएंगे। हुकूमत जो है अब जो हेल्थ के डिपार्टमेंट है उनको बेहतर करने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं वाकई ये बेहतर होंगे, आवाम को सहूलियात मिले? इनसे नहीं होते। अच्छा। ये जब तक बराबर इज इक्वल टू नहीं करते ना तब तक नहीं हो सकता। प्राइवेट अस्पताल क्या अस्पताल, क्यों? मेरे मुल्क में ला बना दूंगा कि प्राइवेट नहीं बन सकता। इधर सरकार होगी, डॉक्टरों को तनख्वाह सरकार देगी, टैक्स सरकार लेती है ना। डॉक्टर वैसे भी तनख्वाहें सरकारी तो ले रहे हैं, उन्होंने अपने अलग प्राइवेट क्लिनिक बनाए हैं ना। प्राइवेट क्यों बनाए हुए हैं? जो प्राइवेट अस्पताल चलाएगा सीधा जेल के अंदर, मैं कहूँगा शाम को बंद करो उसे। वो नहीं सरकार, वो नहीं चला सकता प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट वाला ड्रामा ही बंद होगा, पर्ची फीस होगी, बाकी काम सरकार का होगा, ठीक है। अच्छा सर, आपने अपनी पार्टी बनाई है, अगर वज़ीर आज़म जो बनने जाएंगे पूरी आखिर आपके पास कभी ना होनी चाहिए, तो उस हवाले से कोई आपने तरतीब दी हुई है, कोई प्लान बनाया हुआ है? करने की जरूरत नहीं है। हीरो का गंडेरियाँ बेचने वाला होगा। अच्छा। रेवड़ियाँ बेचने वाला जो उधर बस में रेवड़ियाँ बेच रहा है वो मिनिस्टर होगा मेरे दौर हुकूमत में, ठीक है।
जो ये किसान है ना धोती वाला, जिसकी भैंसों का जो गोबर मिल रहा है, ये बंदा जो है ना उस दौरे हुकूमत में चेयरमैन होगा या एमपीए होगा या एमएनए होगा, ठीक है। उसमें तफरीक तो होगी नहीं। ये टोपी ड्रामा किस बात का है? आप कह रहे हैं धोती वाला होगा सर, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आगे अवानों में कैसे पता चलेगा कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ होगा? तो अब मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। यही तो आप लोगों की सरदर्दी है, यूँ दिमाग ख़राब किया हुआ है आप लोगों ने। तालीम का इन बातों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एजुकेशन का आप सोचते हैं ना, मैं इस बात की नफ़ी करने को तैयार हूँ। वो जो बंदा है एक 10 जमात पास, क्या नाम है उसका, मलिक रियाज, जानते हैं उसको? कितना पढ़ा हुआ है? 10 पास भी नहीं है, आई थिंक 10 पास भी नहीं है, ठीक है। मेरी तरह उसके भी सर के बाल उड़े हुए हैं। कितना पढ़ा हुआ है? उसके कितने बहरिया टाउन है पता है? कितनी प्रॉपर्टी है उस बंदे के पास? कहाँ से आ गई? वो बीए क्यों? मुशीर आखिर वजीर बनना सर। मेरी बात सुने ना, मेरी बात को समझें। पढ़ा लिखा हो, एमए एमएससी हो, फलां फलां डिग्रियाँ उसके पास हो, अकाउंटेंट हो, ये वो फलां हो बेईमान, क्या हो? बेईमान हो तो फिर काम नहीं चलता ना। बात नहीं समझ में आ रही। और अगर जाहिल हो और ईमानदार हो, बंदे का पुत्र होवे, तो वो बारे में है ना। आपका मुंशी जो आपसे भी ज़्यादा पढ़ा हुआ हो लेकिन करप्ट हो, उसके मुकाबले में तो आपका वो जो पाँव दबाने वाला आपका ड्राइवर है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपके साथ सिंसियर है। जो लोग इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं, जिनका रिकॉर्ड ख़राब है, जिन्होंने करप्शन की हुई है, आप उनको अफसर क्यों लगाते हैं? फ़ारिग करें। जो सियासतदान किसी करप्शन में मुलविस पाया गया है उसको फ़ारिग क्यों नहीं करते? टुक दें, कहानी ख़त्म करें, उसको फायर मरा दें। जो नशा बेचता है, जिसके पास हेरोइन पकड़ी गई है, जो हेरोइन का कारोबार करता है, जो चर्च का कारोबार करता है, शूट करें, बात ख़त्म करें। ये जो जापान गया था आगे, क्यों गया था, कैसे गया था, क्या किया था उसने? ये जो चाइना ने इतनी तरक्की की है, कैसे की है? और भाई उधर की मैनेजमेंट है, उधर के जो लोग थे, लीडर थे, वो कमाल आदमी थे। वो शहजाद हकीम लूहा जैसे लोग थे, तब जाकर मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे नहीं करते होते। आपकी तालीम के हवाले से अगर बात करें तो सर FSC पास। FSC पास, आगे पढ़ने का कोई इरादा कोई आप रख? कमाल करते हैं। अभी मैं जो ये मज़ामीन 2-3-4 मैंने लिए हुए हैं, ये दानिया शाह वाला सब्जेक्ट हो गया, और एक कतरी शहज़ादी मैंने फंसा रखी है, उसके साथ शादी करने जा रहा हूँ। इन सब्जेक्ट से ही मैं वेला नहीं हूँ, ठीक है। जो कतरी शहज़ादी से अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को भी फ़ायदा आप दिलवाएंगे? कमाल करते हैं, सारा फ़ायदा ही पाकिस्तान का सोच रहा हूँ, अपना थोड़ी सोच रहा हूँ। कमाल करते हैं, उसका तो पर्स उठाना पड़ेगा, उसकी खुशामद करनी पड़ेगी हमें। हम करेंगे भाई, लाजमी बात है। 2 मुल्क के जो ताल्लुकात हैं वो बहाल होंगे, ठीक है, वो हम करके दिखा देंगे बहुत जल्द। सर कोई और पैगाम आप देना चाहें जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, क्या करना चाहिए उनको? फ्यूचर प्लान, 4 दिन की ज़िंदगी है, फ्यूचर प्लान मत सोचें। कोई फ्यूचर प्लान आपका ठुस, ऐसी की तैसी उस फ्यूचर की। अब यहाँ से बाहर निकलें, हो एक्सीडेंट, बंदा ही मर गया। यूँ रात को सोएं, अच्छी खासी नींद सोएं, रात को हार्ट अटैक हुआ, बंदा ही मर गया। सुबह आप कब्रिस्तान में गए पड़े, पता नहीं उधर हूर मिले कि सूर मिले, पता नहीं केले मिले, उधर सेब मिले, जन्नत में दूध की नहरें मिलें कि नहीं मिलें। हम वैसे मोहम्मद पाक की उम्मती हैं, मुझे कन्फर्म है कि जन्नत हमें मिलेगी, तसल्ली है। लेकिन अब 100/100 नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बिल्कुल भी। इंसान खता का पुतला है ना। अल्लाह ताला पकड़ने पर आए, तू फलां जने कबीली मारी आ दे, चल जुल, जिले तेरा डाडा गया पे तू ही जुल, तो जुल थी वैसी ना। तू ज़्यादा आगे की मत सोचें। यह आज की जो ज़िंदगी है ना, आज का दिन, इधर खाएं पिएँ बजाएं, अयाशी करें, मज़े करें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शहजाद साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हकीम शहजाद उर्फ लूहा पाड़, जो किसी रस्मी तारुफ के मोहताज नहीं थे, जिनका कहना था कि आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द मुझे वज़ीर आज़म बना हुआ देखेंगे। तो मैं आवाम की खिदमत करूँगा, अपनी नौजवान नस्ल जो है उनको मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ।